सो हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है रिगार्डिंग द हिंदू एडिटोरियल। द हिंदू के एडिटोरियल्स के ऊपर मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा। एंड बिफोर वी स्टार्ट द हिंदू का एडिटोरियल, मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि द हिंदू में जब आप जाते हैं तो इफ़ यू कैन सी माई स्क्रीन, आई थिंक यू कैन सी माई स्क्रीन। सो मेरे स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि द हिंदू न्यूज़पेपर जब हम खोलते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है, वेदर आपका हार्ड कॉपी हो या सॉफ्ट कॉपी हो। सो एडिटोरियल पेज पे लेफ्ट हैंड साइड में बाईं तरफ में आपको दिख रहा है एक एडिटोरियल। ऊपर में दो हाथी बने हुए हैं, वो द हिंदू का सिंबल है। उसके नीचे एक एडिटोरियल जिसमें दो पैरा होते हैं। उसके नीचे एक और एडिटोरियल जिसमें और दो पैरा, दो पैरा के दो एडिटोरियल्स लेफ्ट हैंड साइड में। दीज एडिटोरियल्स देमसेल्व्स आर क्वाइट गुड इनफ। सिर्फ ये दो एडिटोरियल, और साथ में और भी एडिटोरियल्स रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक दिया हुआ है, एथिक्स, पार्लियामेंट्री कंडक्ट, ब्ला ब्ला एंड स्टॉक टेकिंग, क्लाइमेट फिनेंस। यस, ये भी अच्छे होते हैं, बट एक बात है कि ये बहुत ज्यादा डीप होते हैं। समटाइम्स दे आर टू डीप। जितने डीप की हमको जरूरत नहीं है हमारे एग्जाम के लिए, उतने डीप में जाते हैं ये। उतना सारा देखिए, आपको जो आंसर लिखना है, आपको मेमोराइज करना है, याद रखना है, आपको उसको रिवाइज करना है, आपको हो सकता है नोट्स बनाना हो। न्यूज़पेपर का नोट्स नहीं बनाना पड़ता, बट रिवाइज करना है, मेमोराइज करना है। एग्जाम में जाके आपको वो सारे फैक्ट्स लिखने हैं, वहां पर भी आपके पास टाइम लिमिट है, वर्ड लिमिट है। आप इतने डीप में अगर पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को लेके तो आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। यूपीएससी में क्या पढ़ना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है, ये जानना। सो ये सारे एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं आपके लिए। अगर इसमें से कोई ऐसा एडिटोरियल लगता है मुझे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। बट अदरवाइज आपको यू हैव टू स्टिक टू टू एडिटोरियल। आपको ये जो लेफ्ट हैंड साइड में दो एडिटोरियल्स हैं, इन्हीं के साथ काम चलाना है, जस्ट इन्हीं पे ध्यान देना है। इसमें से भी कभी कभी कोई पॉलिटिकल वाला होगा या ऐसा कुछ होगा जिससे आपको काम में जो ना आए, बट यूजुअली यही दोनों आपको पढ़ना है। मैं एग्जांपल दूंगा। जब मैंने पहला मेंस लिखा था मेरा, तो आई वॉज वेरी इमेच्योर, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। पहले मेंस के बारे में कोई गाइडेंस नहीं था, तो आई डि नॉट नो तैयारी कैसी करनी है मेंस की। उस टाइम पे इंटरनेट भी इतना इजीली अवेलेबल नहीं था, तो कोई गाइडेंस नहीं था। मैंने करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन एब्सोल्युटली जीरो किया था। अब जब सामने एग्जाम आ गया तो मैं क्या करूं, तो मैंने क्या किया कि लास्ट 6 महीने के द हिंदू के, और मेरा हार्ड कॉपी थी, हार्ड कॉपी न्यूज़पेपर्स थे, 6 महीने के द हिंदू के, सिर्फ ये दो दो एडिटोरियल एवरीडे के, हर दिन के ये दो दो एडिटोरियल मैंने रीड कर लिए बस, और कुछ नहीं। एंड ट्रस्ट मी, GS 1 2 3 4, GS 4, हाँ उसको भी ले सकते हैं। जनरल स्टडीज में देयर वाज हार्डली एनी क्वेश्चन, ऐसा हार्डली कोई क्वेश्चन था करंट अफेयर्स बेस्ड, जिससे मैं अवेयर नहीं था, जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। आई हैड आइडिया अबाउट ऑल क्वेश्चंस, जस्ट बिकॉज मैंने 6 महीने के ये दो दो छोटे वाले एडिटोरियल्स द हिंदू के पढ़ लिए थे। बाकी जो बड़े बड़े एडिटोरियल्स होते हैं बहुत डीप में होते हैं, जरूरत नहीं है उतने डीप में जाने की। सेकंड थिंग, समटाइम्स वो दे आर रिटन बाय सम पॉलिटिशियंस। कभी हो सकता है कि मनमोहन सिंह आके लिख रहे हैं, कभी हो सकता है कि अमित शाह का ने एक एडिटोरियल लिखा है। कुछ दिनों पहले सोनिया गांधी का एक आया था एडिटोरियल। सो नॉर्मली ये एडिटोरियल्स इफ दे आर रिटन बाय पॉलिटिकल पर्संस, ये थोड़े बायस्ड होते हैं, और वो बायस्ड वाला आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। एंड अगर पॉलिटिशियंस नहीं लिखते हैं तो ऐसे एक्सपर्ट्स लिखते हैं जो कि बहुत डीप में लिख देते हैं उसको, तो नहीं चाहिए। बाएं वाले जो दो एडिटोरियल्स हैं, ये एक्चुअली द हिंदू के एडिटोरियल्स हैं। द हिंदू का जो एडिटोरियल बोर्ड है, उसने ये दोनों एडिटोरियल ही लिखे हैं, बाकी दूसरों ने कंट्रीब्यूट किया है। सो ये दोनों एडिटोरियल द हिंदू के हैं, जिसमें आपको द हिंदू का बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे से मिल जाएगा। और बहुत ही अच्छे से लिखे, ये एडिटोरियल्स बहुत अच्छे से लिखे हुए होते हैं। दो पैरा होता है, एक पैरा में नॉर्मली प्रॉब्लम को डिस्कस किया होता है, सेकंड में सॉल्यूशन डिस्कस किया होता है। इस तरह से एक बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में रहता है ये। सो आप जस्ट लिमिट योरसेल्फ टू दीज टू एडिटोरियल्स, दैट इज गोइंग टू बी मोर देन। इसके साथ में आप मंथली कंपाइलेशन तो पढ़ ही रहे हैं, तो सिर्फ ये दो पढ़िए, दैट इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एडिटोरियल। सो पहले एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 1 नवंबर का है ये। सो एडिटोरियल ऑफ, ठीक है, 1 नवंबर 2023 का पहला एडिटोरियल है, वेलकम असर्शन। असर्शन, कोई अपने आप को असर्ट कर रहा है, जिसको एडिटोरियल वेलकम कर रहा है, ठीक है। सो पहले एक बैकग्राउंड जानते हैं, बैकग्राउंड कहाँ से आ रहा है। सो महाराष्ट्र में कुछ दिनों पहले क्या हुआ कि
महाराष्ट्र में मेन जो पॉलिटिकल, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज और मेन पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। एक तरफ थी शिवसेना, फाउंडेड बाय, जिसके फाउंडर थे पहले बाला साहब ठाकरे। हावेवर, मैं जब की बात कर रहा हूँ 2 साल पहले, सो शिवसेना वाज अंडर उद्धव ठाकरे, उद्धव बाला साहब ठाकरे, यूबीटी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी अंडर शरद पवार, एंड बीजेपी अंडर फडनवीस, देवेंद्र फडणवीस, जो बीजेपी के लीडर। ठीक है। सो एक इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला, किसी एक पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिला। सो क्या हुआ, शिवसेना अंडर उद्धव ठाकरे एंड एनसीपी, इन्होंने सरकार बनाई। एक्चुअली इसको पहले और भी कुछ हुआ था। पहले शिवसेना बीजेपी के साथ थी, बाद में बीजेपी को छोड़ दिया उन्होंने, बीजेपी को छोड़ के एनसीपी के साथ आ गए। बीजेपी से उनका कुछ मतभेद हुआ, कुछ झगड़ा हुआ। सो शिवसेना बीजेपी दोनों काफी सालों से पार्टनर्स थे। बट कुछ साल पहले उनका पार्टनरशिप टूट गया। अब उनमें टोटली डिवाइड हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है। फॉर द टाइम बीइंग वो लोग डिवोर्स हो चुके हैं। पॉलिटिक्स में कभी भी कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। हो सकता है फ्यूचर में फिर से साथ में आए, बट राइट नाउ साथ में नहीं थे। सो शिवसेना एनसीपी ने गवर्नमेंट फॉर्म किया, बीजेपी वाज इन द ऑपोजिशन। फिर क्या हुआ, फिर जो होता है हर एक स्टेट में होता आया है, बहुत सालों से होते आया है। ऐसा नहीं है कि रिसेंटली हो रहा है, बहुत सालों से होता आया है। पहले कांग्रेस ने किया था लार्ज स्केल में, अभी बीजेपी कर रही है लार्ज स्केल में। करते रहते हैं, जो भी सेंटर में पावर में होता है वो ये करता है। सो बीजेपी ने कुछ एमएलएस को ऑफर किया होगा, शिवसेना या एनसीपी के एमएलएस को, कि तुमको यहाँ पर तो ठीक से यू डोंट हैव गुड पोर्टफोलियो, तुमको जो मिनिस्ट्री चाहिए वो मिनिस्ट्री नहीं मिली है। तुम सिंपल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तुमको कोई मिनिस्ट्री, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में हो तुमको कोई मिनिस्ट्री नहीं दिया हुआ है। तुम शिवसेना छोड़ दो या एनसीपी छोड़ दो, बीजेपी में आ जाओ, हम तुमको मिनिस्टर बना देंगे, हम जब सरकार बनाएंगे तो। ऐसे करके बहुत तरह के तरीकों से लुभाया जाता है। इट कैन बी मनी, इट कैन बी लॉट ऑफ अदर थिंग्स। कभी कभी कोवर्शन, मतलब थोड़ा फोर्स या डर भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि एनसीपी या शिवसेना का कोई लीडर है जिसने कुछ करप्शन केस किया हुआ है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या सीबीआई उसके पीछे पड़ा हुआ है। सो मे बी द बीजेपी विल से दैट ये तुमको इस केस से बचा दिया जाएगा अगर तुम बिकॉज सेंटर को बोल के हम सीबीआई या ईडी से तुमको छुड़वा देंगे। सीबीआई ईडी तुम्हारे पीछे नहीं आएगी अगर तुम शिवसेना या एनसीपी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लो। सो जो मैं बोल रहा हूँ ये सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, बट ये बहुत कॉमन है, होता है। और ऐसी कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसने ये नहीं किया हुआ है। दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। खरीद फरोख्त जो एमएलएस की होती है, बेचना खरीदना एमएलएस का, इसको कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग। आप पढ़ेंगे अक्सर, हॉर्स ट्रेडिंग, जैसे कि घोड़े खरीदे बेचे जा रहे हों। सो ये होता है। और उसके बाद फिर शिवसेना से कुछ लोग निकल जाते हैं बाहर और बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। बीजेपी, दे डोंट बिकम बीजेपी मेंबर्स, वो बोलते हैं कि हम शिवसेना से निकल के हम अलग शिवसेना फॉर्म कर रहे हैं। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे के अंडर थी, उसमें से कुछ बंदे बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम जो है, हम नई शिवसेना है। हाँ, बाला साहब ठाकरे का जो शिवसेना था वो उनका बेटा उनको रिप्रेजेंट नहीं करता है, हम बाला साहब ठाकरे को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एमएलएस बाहर निकल के आ गए शिवसेना से और नया शिवसेना फॉर्म किया अंडर शिंदे, एक लीडर है मिस्टर शिंदे। शिंदे के अंडर में इन्होंने एक नया शिवसेना फॉर्म किया। और इस नए शिवसेना अंडर शिंदे, जो शिंदे वाला गुट है, शिंदे फैक्शन, इसने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो बीजेपी के कुछ सीट्स बढ़ गए और शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले सीट्स कुछ कम हो गए। सिमिलरली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ऑफ शरद पवार, यहाँ से अजीत पवार वो बीजेपी में आ गए, क्योंकि पॉसिबली बीजेपी ने ऑफर किया कि अगर हम सरकार बनाएंगे तो ये जो शिंदे हैं, शिवसेना वाले शिंदे बाहर निकल के आए, क्योंकि बीजेपी इनको ऑफर किया कि आप चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। तो वो निकल के आ गए अपने साथियों को लेके। एनसीपी के अजीत पवार को ऑफर किया गया कि आप डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, तो वो भी निकल के आ गए कुछ बंदों को लेके। सो एनसीपी शिवसेना से लोग निकल के आ गए
और इन्होंने बीजेपी में ज्वाइन कर लिया, बीजेपी के नंबर्स बढ़ गए। सो नाउ बीजेपी हैज मेजोरिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। सो बीजेपी ने इस मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया महाराष्ट्र में। सो ये इस तरह का जो होता रहता है खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग या आयाराम गयाराम, जो एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, और दल बदलू नेता जो इस तरह के हैं, इसको रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया है? किया गया है। इसको रोकने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल यानी एंटी डिफेक्शन का जो सेक्शन है 10th शेड्यूल, उसमें क्या होता है कि ये जो लोग अपनी पार्टी को छोड़ के, जिस पार्टी से चुनाव लड़े और जीत के आए, अब उसी पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डिफेक्शन। अपने पार्टी से डिफेक्ट करना, अपने पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में ज्वाइन करना, इसको रोकने के लिए है एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में कुछ नियम है कि ये बंदे अगर इस तरह से छोड़ के निकल जाते हैं, उसका सारे नियम हम बाद में डिस्कस करेंगे पॉलिटी क्लास में। बट मोटा मोटा ऐसा है कि अगर आप जिस पार्टी के टिकट से चुनावित होकर आए हैं, उस पार्टी को आप छोड़ के दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर नहीं रहेंगे। आप उस लोकसभा के या उस स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं रहेंगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आप मिनिस्टर हो चाहे जो हो, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये नियम है। डिस्क्वालीफाई करने के लिए कोई एक बंदा है जो डिसाइड करेगा कि हाँ ये मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये दूसरी पार्टी को छोड़ के इस पार्टी में आए हैं, तो इनको आज मैं डिस्क्वालीफाई करता हूँ। ये डिस्क्वालीफाई करने वाला जज कौन होता है? वो जज होता है स्पीकर। पार लोकसभा में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में जो स्पीकर है, स्पीकर इज द वन हु डिसाइड, स्पीकर इज द जज जो एंटी डिफेक्शन में डिसाइड करते हैं कि किसको डिस्क्वालीफाई करना है, किसको नहीं करना है। सो शिवसेना और एनसीपी, इन लोगों ने स्पीकर को अप्रोच किया, महाराष्ट्र स्पीकर को, कि ये जो बंदे हैं, 4-5 बंदे, 10-12 बंदे, 25-30 बंदे, ये हमारी पार्टी से इलेक्टेड होके आए थे, हमारी पार्टी को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। सो हम इनके अगेंस्ट में एंटी डिफेक्शन का मुद्दा ला रहे हैं, स्पीकर जी आप इनको डिस्क्वालीफाई कीजिए। स्ट्रेट एंड सिंपल। डिस्क्वालीफाई करने के लिए उन्होंने अप्रोच किया, और स्पीकर का काम है थोड़ा देखना, मुद्दे को पूरे देख के एज अ जज डिसाइड करना और उनको डिस्क्वालीफाई कर देना। सो स्पीकर ने क्या किया? स्पीकर इस पे मुद्दे पे बैठे हुए हैं काफी दिनों से, 1 साल से ज्यादा हो गया इसके ऊपर बैठे हुए हैं। क्या ये पहली बार हो रहा है कि स्पीकर एक मुद्दे पे डिसाइड नहीं कर रहा है? लेकिन ऐसा ऐसा क्यों? व्हाई इज द स्पीकर डूइंग इट? स्पीकर ऐसा कर क्यों रहे हैं? सो अब सरकार किसने बनाई है महाराष्ट्र में? बीजेपी ने। सबसे बड़ी पार्टी कौन है अभी? बीजेपी। जो रूलिंग पार्टी होती है, जो सरकार बनाती है, ऑलमोस्ट ऑलवेज, हमेशा स्पीकर उसी पार्टी का होता है। सो स्पीकर जो है वो बीजेपी का ही मेंबर है, रूलिंग पार्टी का मेंबर है। आइडियली ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्पीकर एक न्यूट्रल बंदा, जब एक बार स्पीकर बन जाएगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, सारी पार्टियों को एक नजर से देखेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इंडिया में ऐसा नहीं होता है। हम किसी एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे यूके में कैसे न्यूट्रलिटी मेंटेन होता है, इंडिया में नहीं होता है, वो बाद में। सो फॉर नाउ इंडिया में न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो रही है, यही दिक्कत है कि स्पीकर स्पीकर बनने के बाद भी वेरी मच जिस पार्टी से वो हैं उस पार्टी के एक आम पार्टी मेंबर की तरह ही बिहेव करते हैं अक्सर, और वो न्यूट्रली डिसाइड नहीं कर पाते हैं। सो रूलिंग पार्टी के एक बंदे हैं जो स्पीकर बने हुए हैं। अब जो बंदे छोड़ के रूलिंग पार्टी में आ गए हैं, रूलिंग पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, फायदा किसका हुआ है? रूलिंग पार्टी का। नुकसान किसका हुआ है? उद्धव ठाकरे का और एनसीपी शरद पवार का, इनका नुकसान हुआ है, इनकी सरकार गिर गई। बीजेपी का फायदा हुआ है, स्पीकर बीजेपी के हैं, उनकी पार्टी को फायदा हुआ है इन बंदों के ज्वाइन करने से। सो वो इनको डिस्क्वालीफाई करने से कतराते हैं, डिस्क्वालीफाई करना नहीं चाहते हैं, उस मुद्दे पे बैठे रहते हैं, डिसीजन नहीं लेते हैं। सो ये क्या पहली बार हुआ है? बिल्कुल नहीं। ये हर साल 5-6 बार हर साल होता है, अलग अलग राज्यों में होता रहता है, हमेशा न्यूज में रहता है। इसलिए ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत हम इसी आर्टिकल में देखेंगे, इसमें कर्नाटका मेंशन्ड है, इसमें मणिपुर मेंशन्ड है, इसमें और भी बहुत सारे स्टेट्स मेंशन्ड है जहाँ पे ये हो चुका है। और बार बार जब स्पीकर डिसीजन नहीं लेते हैं, तो जो अग्रीव्ड हैं, जो दुखी लोग हैं, मतलब एनसीपी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट, ये स्पीकर जो है असेंबली के डिसीजन नहीं ले रहे हैं, डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहे हैं, हमारे पार्टी से जो छोड़ के दल बदलू गए उनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहे हैं अंडर 10th शेड्यूल, अंडर एंटी डिफेक्शन। तो अब आप ही कुछ एक्शन लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है, उसी को लेके ये आर्टिकल है।
और सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसमें अपने आप को असर्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट एक डायरेक्शन, एक निर्देश दे रहा है, एक असर्टिव कठोर निर्देश दे रहा है स्पीकर को कि जल्दी से इसका फैसला करो, जल्दी से इसको डिसाइड करो, इसके ऊपर बैठे मत रहो। तो इसी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश या असर्शन को जो एडिटोरियल है द हिंदू का वो वेलकम कर रहा है, वेलकम असर्शन। ठीक है, और तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बैकग्राउंड समझा दिया। अब बैकग्राउंड में यही हुआ है कि डिस्क्वालिफिकेशन का केस स्पीकर के पास बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, स्पीकर उस पर डिसाइड डिसाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, स्पीकर का नाम है राहुल नरवेकर। क्या ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए? बिल्कुल नहीं, किसी का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। बस याद रखिए कि महाराष्ट्र स्पीकर के पास केस पेंडिंग है, एक नाथ शिंदे के कैंप में ब्ला ब्ला जो सब जो मैंने बताया वही सब दिया हुआ है। ठीक है, सो अभी हुआ क्या है कि बीजेपी में आए कौन कौन लोग हैं? एनसीपी से कुछ लोग आए हैं, अजीत पवार कुछ लोगों को लेके आए हैं, अपने चाचा शरद पवार को छोड़ के, और उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, वहां से एक नाथ शिंदे आ गए हैं अपने साथ कुछ लोगों को लेके। सो सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को बोला है कि जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना से जो बंदे आए हैं, एक नाथ शिंदे जो चीफ मिनिस्टर हैं और उनके साथ जो बंदे आए हैं, इनको डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं, इसके ऊपर 31 दिसंबर तक फैसला करो, डिसाइड बाय 31 दिसंबर। बहुत टाइम दे दिया तुमको, पहले भी हमने टाइम दिया था। सितंबर में कोर्ट ने, सितंबर के पहले ही मतलब मई में, देखिए यहाँ पे मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप एक कंसिडरेबल मतलब विद इन अ रीजनेबल पीरियड, एक रीजनेबल एक ठीक ठाक टाइम के अंदर आप डिसाइड कर लो। कितना टाइम लोगे? ठीक ठाक एक टाइम लो, ज्यादा टाइम मत लो, जल्दी से डिसाइड कर दो बेटा, ऐसे बोला था सुप्रीम कोर्ट ने मई 11 में। फिर भी डिसीजन नहीं लिया। तो सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये ठीक नहीं हो रहा है स्पीकर, हम कोई एक छोटा मामूली छोटा सा कोर्ट नहीं है, वी आर नॉट, हम कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हम कोई छोटा सा कोई न्याय अदालत, हम लोग नहीं है, वी आर नॉट नॉट सिटी सिविल कोर्ट, हम सुप्रीम कोर्ट हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने आपको बोला है कि फैसला करना है तो फैसला कीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट का डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये सितंबर में बहुत कड़े शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। अब क्या बोला है, 31 अक्टूबर को बोला है कि 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक आप फैसला कीजिए जल्दी से। जो बंदे आए हैं शिवसेना से और जो एनसीपी से आए हैं, वो थोड़ा बाद में आए थे, तो एनसीपी से जो बंदे आए हैं उनके ऊपर आप 31 जनवरी तक डिसाइड कीजिए। डेडलाइन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अगर इस डेडलाइन को नहीं मानते हैं तो फिर कोर्ट की अवमानना, कोर्ट की अवमानना का केस हो सकता है, यू नो कोर्ट की अवमानना का केस स्पीकर के ऊपर हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अच्छा उसके बाद क्या है, ठीक है, जो मैंने बोला वही सब है कि सितंबर में कोर्ट ने क्या बोला था, मई में क्या बोला, अभी क्या बोला है। आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है कि सितंबर में क्या बोला, जस्ट याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट इसमें आस्ते आस्ते अब कठोर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत झेल लिया, बोला अब नहीं यार, अब जल्दी से करो, बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और भी कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, तो एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं कि ऐसे एग्जाम्पल्स कर्नाटका में हो चुके हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स मणिपुर में हो चुके हैं। इनफैक्ट कर्नाटका वाले में ये इंपॉर्टेंट है। सो महाराष्ट्र वाले में सुप्रीम कोर्ट का पेशेंस का बांध टूटते जा रहा है। कर्नाटका वाला जो पहले हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि देयर इज अ ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ स्पीकर्स एक्टिंग अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। स्पीकर जो है उनका कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्यूटी है न्यूट्रल रहने का, उसके खिलाफ जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नाटका में। और मणिपुर वाले में क्या हुआ था, मणिपुर वाले में तो सुप्रीम कोर्ट ने एकदम टोटली एक एक्टिविस्ट की तरह आगे आके खुद वो कर दिया जो स्पीकर को करना था। सो जब सुप्रीम कोर्ट खुद आके कुछ ऐसा स्टेप ले ले जो कि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर को लेना है बट वो नहीं ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जब खुद स्टेप इन करे, उसको कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। और कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि यार जुडिशरी कुछ ज्यादा ही कर दे रहा है, इतना नहीं करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं जुडिशियल ओवर रीच। जब लगता है कि जुडिशरी जरूरत से ज्यादा कर दे रहा है तो जुडिशियल ओवर रीच, ओवर रीच। लेकिन जब जुडिशियल एज एन एक्टिविस्ट, एक एक्टिविस्ट की तरह लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव जो काम नहीं कर रहे हैं वो करे, तो उसको बोलेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म। सो ये जुडिशियल एक्टिविज्म था मणिपुर में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो एक बंदा था वो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में आ गया था और इस पार्टी ने उसको मिनिस्टर बना दिया था।
स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर का काम कर दिया। जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है। अच्छा। और ठीक है ना, फाइनल इसमें पॉइंट एक है जो आपके ऊपर में दिया हुआ है कि जब तक ये एंटी डिफेक्शन वाले मैटर्स हैं ये स्पीकर्स के हाथ में रहेंगे तब तक ऐसा होता रहेगा। बिकॉज स्पीकर्स एंड ऑफ द डे वो एक पार्टी के मेंबर हैं। यस, उनको स्पीकर बना दिया गया है, बट स्पीकर रहते हुए भी वो अपनी पार्टी के मेंबर हैं और उनकी पार्टी से उनका लगाव है। वेरी मच पार्टी लाइंस पे उनकी थिंकिंग है। सो जब तक ये मुद्दा स्पीकर के हाथ में रहेगा, ये डिसीजन लेने का, ये ऐसा होता रहेगा। ये बहुत नेचुरल है कि एक पॉलिटिकल बंदा एकदम न्यूट्रल होके काम नहीं करेगा। सो अब समय आ गया है, ये एडिटोरियल ने कहा है कि अब समय आ गया है कि ये जो एंटी डिफेक्शन का डिसीजन लेना है कि किसको डिसाइड डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है, ये मैटर स्पीकर के हाथ से ले लिया जाए और किसी और के हाथ में दिया जाए। किसके हाथ में दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने ही एक प्रीवियस केस में बोला था। एक प्रीवियस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि गवर्नमेंट को सजेस्ट किया था कि गवर्नमेंट को बोला था, पार्लियामेंट को बोला था कि पार्लियामेंट काइंडली लुक इनटू इट कि अगर आप ऐसा कोई लॉ बना पाए जहां पे जो एंटी डिफेक्शन का मुद्दा है उसका डिसीजन स्पीकर के हाथ से ले लिया जाए और एक 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 ट्रिब्यूनल को दिया जाए, एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए जहां पे रिटायर्ड जजेस होंगे या एक्टिव जजेस होंगे। जजेस का एक ट्रिब्यूनल रहेगा जो डिसाइड करेगा एंटी डिफेक्शन का। जजेस सिर्फ सिंस वो जजेस हैं, वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, वो रूलिंग पार्टी का या ऑपोजिशन पार्टी किसी का हिस्सा नहीं है, वो सिंपल जज हैं। सो इट इज एक्सपेक्टेड कि वो न्यूट्रली डिसाइड कर पाएंगे। सो स्पीकर के हाथ से लेके वो जजेस के एक ट्रिब्यूनल को दे दिया जाए। ऐसा लॉ बनाने के लिए जुडिशरी ने सजेशन दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया था पार्लियामेंट को। सो ये पूरा मुद्दा है जहाँ पे हम जिसको हमने पूरा डिस्कस किया। इस तरह से ही मैं डिटेल में अब एडिटोरियल्स डिस्कस करूंगा जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे एग्जाम के लिए। सो ये रहा पहला एडिटोरियल। सेकंड एडिटोरियल अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस, माय नेम इज चंद्रशेखर चौहान। थैंक यू फॉर वॉचिंग।